इस चीज को पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए, क्या तुमने ये पढ़ा है, इस तरह की तमाम चीजों को देखकर अब बच्चे के दिमाग में ना स्ट्रेस आता है। क्यों आता है वो स्ट्रेस? क्योंकि उसको गिल्ट लगता है, यार ये इन्होंने बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने तो ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं कर रखा है। अंडर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। आप सब जिनमें तुम में से जो लोग भी इस टाइम अंडर कॉन्फिडेंट है वो बेवकूफ। मेरी तैयारी ये कहती है कि मेरा स्कोर जो है 98.8 परसेंटाइल 98.5 परसेंटाइल के आसपास आएगा। वो बच्चा अपने आप से एक उम्मीद कर चुका है। अब सोचो अगर उस उम्मीद के बराबर भी वो रिजल्ट ना ला पाया तो उसको कितना अफसोस होगा। मैंने खुद इस बात को कई बार मुझसे पूछा है, कई बार अपने टीचर से पूछा है कि यार सर हम इतनी मेहनत करते हैं, सर खूब कर रहे हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आया। चक्कर क्या है? एग्जाम में नंबर ना आने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? खूब तैयारी चल रही है, खूब जोर शोर से मेहनत चल रही है। देखो तैयारी तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो करा है, जितनी मेहनत की है उतना ही आउटपुट भी मिले, है ना। कहीं ऐसा ना हो मेहनत बहुत की और अल्टीमेटली रिजल्ट उतना अच्छा ना आ पाए, तो वो बड़ा अफसोस की बात होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन तमाम तैयारी को जो आपने की है, लास्ट में आके कुछ दो चार बातों का और ख्याल रखा जाए, ताकि जितना भी करा है उसका जितना सिला मिल सकता है, जितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, वो मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। तो इस वीडियो को, जो कि बहुत छोटी वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है और अपने हिसाब से समझना है। जरूरी नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स उस तरह से समझे जाए जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आप उन पॉइंट्स को अपने हिसाब से समझिएगा और इंडिविजुअली ये डिसाइड करिएगा कि मुझे इस पॉइंट का क्या ख्याल रखना है। तो मैंने कुछ 7-8 पॉइंट्स बनाए हैं जिन बातों का ख्याल रखा जाए। जिन बच्चों का अभी एग्जाम है, पहला शिफ्ट, पहला दिन का, वो तो काफी क्लोज है, लेकिन जो आगे के बच्चे हैं, जो आगे की शिफ्ट है, उनमें अभी 2-1 दिन का जिस तरह से गैप दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एक अच्छा आउटपुट निकाला जा सकता है, इतनी तैयारी से जितनी तैयारी आपने कर रखी है। तो देखो, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करूं तो जो सबसे पहला पॉइंट मुझे समझ में आता है वो है सबसे ज्यादा ध्यान देने का, और वो है आप इस टाइम पर अब तैयारी खूब कर रहे हैं। सर मैं रात रात भर पढ़ रहा हूं, तमाम चीजें कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन सर मैं तरीके से नहीं कर रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कब पढ़ना है। आप इस टाइम पर अगर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जिस शिफ्ट में है आपका, उस शिफ्ट में आपको प्रॉपर तरीके से सजग होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, पूरा अटेंशन दिखाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपके दिमाग को उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जागने की और पूरा आउटपुट देने की आदत होगी। तो सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम जिन लोगों ने यह काम शुरू कर रखा है बहुत अच्छा है, जिन्होंने यह काम शुरू नहीं किया है वो आज से ही इस काम को शुरू करें कि भाई साहब अगर मेरी शिफ्ट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर है तो उस शिफ्ट पर ही मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अपने घर में रिवीजन कर रहा हूं, क्योंकि उस शिफ्ट में ही मैं मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा जब मैं एग्जाम के टाइम पर बैठूंगा। तो अगर मान लीजिए मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट के टाइम पर आपको अपनी कुर्सी पर होना चाहिए घर में, और उस टाइम पर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको 3 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए। मेरा सजेशन सिर्फ यह है कि आपके दिमाग को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आप जिस टाइम पर एग्जाम देने जा रहे हैं वो टाइम उस दिमाग का मैक्सिमम आउटपुट देने का टाइम होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम के टाइम पर भी आपका दिमाग पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि उसको आदत है इस टाइम पर पढ़ाई करने की, इस टाइम पर आउटपुट प्रोड्यूस करने की। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सब लोग इस बात का ध्यान देंगे। देखो तमाम बातें हो सकती थी, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी है? मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की। तो इसलिए सब लोग सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देंगे। दूसरी बात क्या है जो ध्यान देने की है? दूसरी बात फिर वही है, सर आप फिर पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर रहे हैं, सर आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली पढ़ाई लिखाई की बातें करने का टाइम निकल गया दोस्त, समझो बात को। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, वो ये है कि आप अननेसेसरी अपने आप को एक्सेसिव स्ट्रेस मत दें। हालांकि उसकी सबसे बड़ी वजह तो हम ही लोग हैं। यूट्यूब पर ऑनलाइन चैनल्स, दुनिया भर के मीडिया सोर्सेज हैं जिसमें इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं कि इस चीज को पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए, क्या तुमने ये पढ़ा है, अगर तुमने ये 4 चीजें कर ली हैं तो तुम हीरो बन गए। इस तरह की तमाम चीजों को देखकर अब बच्चे के दिमाग में ना स्ट्रेस आता है। क्यों आता है वो स्ट्रेस? क्योंकि उसको गिल्ट लगता है, उसको गिल्ट महसूस होता है। क्या गिल्ट महसूस होता है? यार ये इन्होंने बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने तो ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं कर रखा है। मुझको बताया गया था कि हमारे सर ने कहा था कि यार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, और साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो ये कमाल कर देगा, एग्जाम में इसके ऊपर 4 सवाल आ जाएंगे। इसको सुनकर एक गिल्ट आता है कि हमने नहीं किया, या हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, या हम उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, या हमने उतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर पाया। उन तमाम वीडियोस को देखकर जो इस टाइम पर चारों तरफ मची पड़ी।
तो ऐसे में यार वो जो गिल्ट है वो स्ट्रेस देता है, और वो स्ट्रेस सब बर्बाद कर देता है। आप समझिए बात को, आपको जो आता है वो तक बर्बाद हो जाता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है इस स्ट्रेस के चक्कर में। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस सेकंड पॉइंट को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बसा के रखो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी यही चल रही है कि सर हमें बहुत डर लग रहा है। तुम यार खुद सोच के बताओ मुझे, ये जो डर लगना है क्या ये नॉर्मल फीलिंग है या एबनॉर्मल फीलिंग? सर ये जो डर लगना है ये तो हमारे हिसाब से तो सर नॉर्मली है, क्योंकि इम्तिहान इतना इंपॉर्टेंट है तो डर तो लगना चाहिए। तो तुम्हें पता है ना यार, ये तो नॉर्मल, जिसको डर नहीं लग रहा है वो एबनॉर्मल आदमी है। पता नहीं कैसे उसको डर नहीं लग रहा है, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है लेकिन उसको डर नहीं लग रहा है, उसको इस चीज का डर नहीं लग रहा है कि यार हम पता नहीं पेपर कैसा करेंगे, हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। ये डरने की बात है, लेकिन ये स्ट्रेस की बात नहीं है। आप समझिए बात को, एक डर तो है मेरे अंदर कि भाई साहब मैं अच्छा करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं देता मुझे, ये मुझे ताकत देता है कि यार मुझे अच्छा करना है। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा, इधर उधर की बातों को सुनकर अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस मत दो, क्योंकि ये नॉर्मल है कि आपको इस चीज का डर है कि आपका पेपर कैसा होगा, लेकिन ये अननेसेसरी स्ट्रेस देना कि यार हमने ये नहीं कर रखा, हमें वो करना है, अभी हमें ये भी करना है, हमने वो नहीं करा, उन्होंने ये करने के लिए बोला था, उन्होंने ये करने के लिए बोला था, सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अननेसेसरी अपने आप को गिल्ट में डालकर स्ट्रेस में लेके आएंगे और पूरा का पूरे 2-3 साल की मेहनत बर्बाद कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, सर इस टाइम पर बचा क्या है? सर जिसका अभी शिफ्ट में पेपर है, अभी हाल फिलहाल पहला शिफ्ट है, पहला पेपर है, अब ऑब्वियसली उसके पास बहुत टाइम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले लोगों के पास अभी 4-5-6 दिनों का टाइम है। तो ऐसे में सर रिवीजन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर इम्प्रॉपर रिवीजन क्या होता है? सर रिवीजन रिवीजन होता है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या? इम्प्रॉपर का मतलब यह है कि आप सर करके पन्ने पलटे जा रहे हैं, आप चीजों को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपने ऐसे ही उड़ा दिया। आप एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहे हैं, आप मेन टॉपिक्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका किसी तरह से सिलेबस ही निपट जाए कि भैया हमने अपनी आंखों के सामने से ये पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिए। ये गलती मत करो भाई। अगर तुमने ये पढ़ लिया कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस पर सवाल आते हैं, तो आप फिर इस चीज का ध्यान दें कि आप सारे हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलों को एक बार तसल्ली से, तमीज से, भले ही वो आपको याद हो, लेकिन तमीज से उन सारे फॉर्मूलों को कॉपी पर नोट कर ले, एक बार उसको पढ़ ले, एक बार उसको दोबारा दोहरा ले। कहीं ऐसा ना हो कि पन्ने पलटने के चक्कर में वो कुछ खास फॉर्मूले आपके हिसाब से निकल जाए, जब एग्जाम में वो सवाल आए तो आप अपना माथा पकड़ के बैठे हो, अरे यार याद नहीं आ रहा है कि pH = pK + log salt बाई एसिड था, या कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड था, या एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस था। आप बफर के फॉर्मूले में ही नाचने लगे। ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना। तो सब लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूं मैं, इस चीज की गलती ना करें। बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से पेपर को करने की कोशिश करें, बहुत इत्मीनान से रिवाइज करने की कोशिश करें। ये रिवीजन ही का तो टाइम बचा है। इस टाइम पर कोई नई चीजें सीखना तो बहुत आसान काम नहीं है। इस टाइम पर तो सिर्फ रिवाइज करना है, और वो रिवीजन अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। तो सब लोग जो भी रिवाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, जितना रिवाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। जहां जहां से आपको टीचर्स ने बताया था कि इन चीजों को यहां यहां से रिवाइज करना है, आप उन चीजों को वहां वहां से रिवाइज जरूर करें और तरीके से करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो जरूर अवॉइड करनी चाहिए, और वो है डर। हमारा वही डर, सर मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, नंबर खराब आते हैं। अरे तो क्या हुआ यार, आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं, आपने इस तरह से सुना नहीं, आपने खुद इस बात को कई बार मुझसे पूछा है, कई बार अपने टीचर से पूछा है कि यार सर हम इतनी मेहनत करते हैं, सर खूब कर रहे हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आया। चक्कर क्या है? एग्जाम में नंबर ना आने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। देखिए बीच में जब तैयारी चल रही होती है, 1-2 सालों की जो तैयारी होती है, उन 1-2 सालों की तैयारियों में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, सर हम अवॉइड कर रहे हैं, अभी टाइम है, वगैरह वगैरह चलता है क्योंकि तब टाइम था, लेकिन अब टाइम नहीं। अब आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। अब आपका एग्जाम बहुत करीब है, आपने चाहे जितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन सर फिर मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा है? मैं तुम्हें बताता हूं। मॉक टेस्ट देने का फायदा यह है कि इस टाइम पर 2 तरह के बच्चे, एक वो बच्चा है जिसका स्कोर अपने एग्जाम्स में जो टेस्ट वो दे रहा है उसमें 100 के आसपास चल रहा है या 100 के ऊपर चल रहा है। ऐसे भी बच्चा है जिसका स्कोर 100 के नीचे चल रहा है। तो अगर किसी का स्कोर 100-90 के नीचे चल रहा है और कुछ लोग जिनका स्कोर 90-100 के ऊपर चल रहा है, उन दोनों की तैयारियों में थोड़ा सा फर्क क्या है? सर इन मॉक टेस्ट को देने के बाद सबसे अच्छा तरीका उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 100-90 के नीचे चल रहा है, उन बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट दो
और सिर्फ उस मॉक टेस्ट में गलत किए गए सवालों को एनालाइज करो और उसको सीखो, बस। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिनका स्कोर 90-100 से कम चल रहा है, दैट मींस कंसेप्चुअली वो अभी मजबूत नहीं है। उनके लिए सजेशन सिर्फ ये है कि आप मॉक टेस्ट को देने के बाद जो जो सवाल आपको लगते थे आप कर सकते थे, उन सवालों में आपने क्या गलती की, सबसे पहले आप वो काम तैयार कर लीजिए। जो जो गलती आपसे हुई कि भाई यही तो 4 चैप्टर हमने पढ़े थे, इन चारों में भी हमने सवाल गलत कर दिए, तो आप उन चारों चैप्टर में जो गलती है पहले उसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। उसके बाद क्योंकि स्कोर खराब चल रहा है तो इसका मतलब कंसेप्चुअली अभी आप कमजोर हैं, तो आप कम से कम किसी से भी पूछकर तमाम बातें, तमाम टीचर्स ने आपको यह बात बताई है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हर बार सवाल आते हैं। तो मेरा सजेशन उन लोगों से जिनका स्कोर 90 के नीचे चल रहा है, उन लोगों को यही है कि आप कम से कम उन 5 चैप्टर्स पर थोड़ा सा मेहनत कर ले। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि उन 5 चैप्टर्स पर सवाल आते ही आते हैं और आपको अपना स्कोर 90-100 के ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो आपसे गलतियां हुई, जो आपको लगता था आपको आता था, वो तो दोबारा से उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस से सीख ही लो। साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो आपके टीचर्स ने बताए थे कि इस सब्जेक्ट के ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस टाइम इंटरवल में उन 4 चैप्टर्स को कम से कम इस लेवल पर जरूर सीख लें कि अगर कोई आसान सवाल आए तो आप उस आसान सवाल को कर सके। क्योंकि बेटा स्कोर अच्छा लाना तो जरूरी है, सिर्फ पेपर देना जरूरी नहीं था, स्कोर अच्छा लाना जरूरी था। तो जिन बच्चों का स्कोर खराब है उनके पास करने के 2 काम। पहला काम, जो गलतियां उनसे हुई हैं मॉक टेस्ट के अंदर उनको सीखना है। क्यों? क्योंकि वो सवाल थे जो आपको आते थे, आप फिर भी गलत करके आए, तो कम से कम उनको अवॉइड करना है, उनको सीखना है। दूसरा, सर स्कोर लेकिन उसको करने से होगा क्या? सर 80-90 स्कोर आएगा सर, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए तुमसे मैं कह रहा हूं कि वो आपके टीचर ने जो 4-5 चैप्टर आपको हर सब्जेक्ट में बताए थे कि इस पर सवाल जरूर आता है, तो कम से कम उन 4-5 चैप्टर्स को एक बार पढ़ लो बेटा। उसमें जो मेन फॉर्मूले हैं, जो सिंपल सवाल हैं, जो PYQs है, उनको कर डालो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा स्कोर 90 के अच्छा ऊपर निकल सकता है और तुम बहुत संतुष्ट हो सकते हो। हाँ, जिनका स्कोर 100 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, 100, 120, 150, 200, 250, उन बच्चों को तो मैं यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में जो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को, एक एक गलती को दोबारा सीखो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो। उन लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन 4 चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, इसलिए बिकॉज उनका स्कोर ऑलरेडी 150 के आसपास चल रहा है। अगर उनका स्कोर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो ऐसे में उन्होंने ऑलमोस्ट काफी हद तक अपना सिलेबस कवर कर रखा है, तो उनसे अननेसेसरी कुछ नया करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि जो जो चीजें आपने की हैं उन चीजों को एक बार तरीके से रिवाइज किया जाए। उन तमाम मॉक टेस्ट को जो आपने दिए हैं, उन मॉक टेस्ट को दोबारा उठाया जाए और उन तमाम गलतियों को जो आपने की थी, उन गलतियों को एक बार दोबारा पढ़ा जाए, उनसे रिलेटेड थ्योरी को दोबारा पढ़ा जाए, उनसे रिलेटेड फॉर्मुलों को दोबारा याद किया जाए और उनसे रिलेटेड फॉर्मुले से रिलेटेड जो सवाल है, PYQs है, उनको दोबारा किया जाए। क्योंकि ये वो चीजें जो आपको आती हैं, इनमें गलती करना कहीं से भी ये माना नहीं जा सकता। तो इसलिए जिन बच्चों का स्कोर ठीक ठाक चल रहा है वो बच्चे मॉक टेस्ट देकर उन मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखें और उनको इतनी अच्छी तरह से सीखें कि आगे आने वाले एग्जाम में वो गलतियां ना करें। समझ रहे बात को? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर खराब है और जिनका स्कोर अच्छा चल रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। अब सर ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, अंडर कॉन्फिडेंट है बच्चा या ओवर कॉन्फिडेंट है? सर ये तो अजीब सी बात है। अंडर कॉन्फिडेंट क्यों? अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए कि उसने एनटीए को हवा मचा रखा है। सर एनटीए तो बवाल मचा देता है, एनटीए जेई के पेपर में अजीब अजीब से सवाल देता है, न जाने क्या क्या करता है, हमने सुना है कि पेपर बड़ा टफ आता है। अरे भाई तुमने सुना है मतलब तुमने देखा नहीं? तुमने देखा नहीं कि पेपर टफ नहीं आता है? क्या तुमने अपने टीचर्स के मुंह से नहीं सुना कि पेपर आसान आता है? पेपर वो बच्चा कर सकता है जिसने एक ठीक ठाक लेवल पर तैयारी कर रखी है। अरे अननेसेसरी किन की बातों में आते हो, अपने आप के कॉन्फिडेंस को खराब करते हो। अंडर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रहना ही नहीं है। आप सब जिनमें, तुम में से जो लोग भी इस टाइम अंडर कॉन्फिडेंट है वो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि एनटीए बहुत प्रिडिक्टेबल है यार। हर बार तुमको समझाता हूं, हर बार तुमको टीचर्स बताते हैं यार ये बहुत प्रिडिक्टेबल है भाई। एक सेट पूल से सवाल निकल के आते हैं भाई, और वो सवाल रिपीट करते हैं। वो सवाल एक शिफ्ट में आता है, अगले शिफ्ट में भी आता है, उसके अगली शिफ्ट में भी आता है। तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि यार हर एग्जाम पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि ये एनटीए बहुत प्रिडिक्टेबल है। हर चैप्टर के 5-5 टॉपिक्स पर ही सवाल बनते हैं, उन्हीं 5 टॉपिक को ही रिवाइज करना था। जिन लोगों का स्कोर अच्छा चल रहा है वो उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़ ले, उस पर लगाए गए PYQs को सॉल्व कर ले, अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस का ध्यान रखें। और जिनका स्कोर खराब चल रहा है वो कम से कम उन चैप्टर्स को जिनको वो पढ़ चुके
चुके हैं उनको दोबारा मजबूत करें, अपनी गलतियों को सुधारें, साथ ही साथ कुछ 3-4 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको जरूर सीखें, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है, क्योंकि उसके बिना स्कोर अच्छा लाना यह मुश्किल लगता है। क्लियर है? तो इसलिए यार ये अंडर कॉन्फिडेंस वाली बात मुझे समझ में नहीं आती कि यार एक बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है, बच्चा घबरा रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इसका स्कोर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार सबसे बड़ी बात, पहला अटेम्प्ट ही तो है, अभी तो एक अटेम्प्ट और बचा हुआ है, लेकिन इस अटेम्प्ट में ही सोचो अगर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम अगले अटेम्प्ट को ही फोड़ दें, ये भी तो पॉसिबल। लेकिन उसके लिए एक आदमी रोता गाता अंडर कॉन्फिडेंट आदमी पेपर देने बैठा है, उसको क्या कॉन्फिडेंस आने वाला है, ना पेपर देखकर ना पेपर के बाद। इसलिए अननेसेसरी अंडर कॉन्फिडेंट रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक सीधा एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम है, और बहुत सारे बच्चे कम तैयारी कर भी एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दूसरी बात, इन्हीं सब बातों का जस्ट उल्टा घटिया पेपर होता है सर, भाई बकवास करता रहता है सर, क्या ड्रामा है सर, बकवास। वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट, जब वो रिवीजन करता है तो चीजों को स्किप करता है, जब वो मॉक टेस्ट देता है तो चीजों को स्किप करता है, वो तमीज से मॉक टेस्ट नहीं देता, वो प्रॉपर टाइम इंटरवल में मॉक टेस्ट नहीं देता, वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट नहीं करता, वो सारी गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। उसको ऐसा लगता है अरे हमारा स्कोर तो 250 आ ही जाएगा, हमने तो मॉक टेस्ट दिए थे, उन मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर अच्छा है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इन लास्ट के दिनों में वो ना मॉक टेस्ट को सीरियसली ले रहा है, ना वो रिवीजन को सीरियसली ले रहा है, ना वो प्रॉपर अपनी तैयारी को सीरियसली ले रहा है। ऐसा बच्चा, कहीं ऐसा ना हो, हम ये नहीं चाहते, बट कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको एग्जाम में वो तकलीफ देखने को मिले। तो इसलिए वो बच्चे जो लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत फोकस तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ जिस तरह से लगे हुए हैं लगे रहे। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो उनको अलग तैयारी में जाना ही है। हां, जो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट है उनसे मैं यही कहूंगा, ये एग्जाम इतना बेकार नहीं है, ये सीधा एग्जाम है, सिंपल एग्जाम है, बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। किस चीज पर क्या पूछा जाता है, हर साल वही पूछा जाता है। तो इसलिए कुछ बहुत नया या बहुत नायाब होने वाला है, ऐसा एनटीए से या ऐसा इस एग्जाम से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं तुम सबको सजेस्ट करूंगा कि अपने अंदर किसी भी तरह का कोई डर या अंडर कॉन्फिडेंस, अगर इस तरह का कुछ भी है तो उसको अवॉइड करो। और अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, अच्छा करके दिखाओ और नाम रोशन करो। मेरी बात समझ रहे? नेक्स्ट बात की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो है इस टाइम पर जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर कुछ भी सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, आपके पास टाइम कम बचा है। सर मैं सोच रहा था सर वो जो है वो फिनार वगैरह निपटा दी जाए। सर मैं सोच रहा था पाउला ब्रूस वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा देखे उन्होंने क्या क्या लिखा है। अबे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जो है वो ब्लैक बुक और व्हाइट बुक और ये पाउला ब्रूस और सब सॉल्व करने बैठे हो। तुम्हारे पास ये सब टाइम नहीं है। तुम इत्मीनान से जो तुमने कर रखा है उसका रिवीजन करना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज से उसको लिंक करना है कि जो हमने पढ़ा है वो पीवाईक्यूज में पूछा जाता है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, आप समझ रहे हैं? तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर पीवाईक्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करना। बिना पीवाईक्यूज को करे आप इस टाइम पर कुछ ना करें। बहुत सारे बच्चे जिनसे बात भी हो रही है, जिनसे बात हुई है अभी हाल फिलहाल में, वो यही कह रहे हैं सर पीवाईक्यूज हमने काफी कर रखे लेकिन फिर भी मैं पीवाईक्यूज दोबारा कर रहा हूं ताकि एक और कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं तुम लोगों को क्लास में कितनी बार बोल चुका हूं, करे हुए सवाल को एक बार दोबारा करने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस कोई भी किसी भी चीज के बराबर नहीं हो सकता। आप समझिए, वो इतना कॉन्फिडेंट करता है बच्चे को, अरे यार ये सवाल मैंने किया था लेकिन अब मैंने इसको अलग तरीके से समझा, आज मैंने इस सवाल को फील किया। जब आप एक सवाल को दोबारा करते हैं तो आपको एक अलग ही मजा आता है, समझ रहे हैं? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया अच्छी तरह से, वो सिर्फ इस टाइम पर पीवाईक्यूज की सॉल्व करेंगे और उन पीवाईक्यूज से ही सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अगर मैं एक और पॉइंट उठाऊं तो वो यही है, पेपर सॉल्व करने का तरीका गंदा मत रखना यार। पेपर सॉल्व करने का तरीका बहुत साफ है। टीचर्स हर बार बच्चों को क्लास में समझाते हैं पेपर सॉल्व करने का तरीका यही है, जो आता है वो निपटा दिया जाए, जिस पर दिमाग लगाना है उसको छोड़ दिया जाए, और जो बाउंसर हो उसको तो देखा ही ना जाए। क्या मतलब हो सर इस बात का? इसका मतलब ये कि पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आता था आप छोड़ाए। सर ये कैसे हो सकता है? सर जो आता है वो तो करके ही आएंगे। अरे यार कई बार तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता बच्चा, आप समझ रहे हैं? टाइम कम होने लगता है सर, फड़फड़ाने लगते हैं सर, स्किप करने लगते हैं, समझ में नहीं आता सर कैसे वहां तक पहुंचे, और अगर वहां पहुंच गए तो सर टाइम इतना कम बचता है कि वो आसान सवाल जो आपको आता है वो भी गलत कराते हैं। वो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, इस तरह की बेवकूफियां अवॉइड करनी है। जो आता है उसको सबसे पहले निपटाते चलते हैं, जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोचना है, तो ऐसे में आप उसको अवॉइड ये बाद में आते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है यार उसने ये क्या एम्फी प्रोटिक एनाइन की हाइड्रोलिसिस पे सवाल पूछ रखा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो भूल गए, आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज याद नहीं है या आपने पढ़ी नहीं है, आप उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आपको उस पेज को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं।
आप समझ रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से। और ये सब कब होगा? ये सर एग्जाम में हम प्रैक्टिस करेंगे इन सब बातों की, बेवकूफ हो। अगर एग्जाम में इस तरह की प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर वे एग्जाम पेपर करने की, तो तुम्हें पता नहीं वहां तरीका समझ में भी आएगा नहीं। ये तरीका कम से कम अभी मॉक टेस्ट के टाइम पर करना स्टार्ट करिए। आप मॉक टेस्ट के टाइम पर इन सब चीजों को अप्लाई करना शुरू करिए कि सर ऐसा जरा आप जो बता रहे थे कि इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद में, और जो बाउंसर्स हैं उनको तो टच ही नहीं करना है। तो सर जरा देखते हैं हमारा स्कोर कैसा बनता है। आप देखेंगे कि आपकी उसी तैयारी से जब आपका स्कोर 120 आ रहा था, आज उसी तैयारी से आपका स्कोर 160 आए। आपको फर्क दिखाई देगा तरीके से पेपर करने का। तो आप अपने एग्जाम में भी प्रॉपर वे तरीका जरूर फॉलो करिएगा। इन सब के बाद जो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो ये, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ सर, ये सर्दी हो गई है सर, है ना, पता नहीं क्या हो रहा है सर, सर्दी लग गई है, फीवर आ गया है, पेट खराब हो गया है सर, पता नहीं क्या क्या। अब सोचिए इस बच्चे की तैयारी अच्छी, अगर वो इस परेशानी से झेल रहा है तो उसका एग्जाम कैसा होने वाला है आप खुद ही समझ सकते हैं। और दूसरा हो सकता है सर, कल बाहर का खा लिया था सर, पेट में दर्द है, सही हो जाएगा, लेकिन वो पेट का दर्द भी आपके 8-10 घंटे अगर बर्बाद कर रहा है तो भी आप समझ सकते हैं इस आखिरी टाइम पर जब बिल्कुल दरवाजे पर इम्तिहान खड़ा है और उस टाइम पर भी अगर आपका 8-10 घंटा भी बर्बाद हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं तुम जैसे बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, इतने पढ़े लिखे तुम हो। समझ लो मेरी बात को। इस टाइम पर जो बच्चा अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहा है, प्रॉपर तरीके से, अगर जिन इलाकों में सर्दी चल रही है प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर करके रखो। आप जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे घर में रह रहे हैं वो अवॉइड करें बाहर का कुछ भी खाना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर जूस वूस पी लेते हैं उससे एनर्जी आती है, बाहर का जूस पीने से अच्छा है कि आप कच्चे फल ही खा लें, क्योंकि बाहर के जूस में कुछ ना कुछ तो गंदगी मिल ही सकती है। तो इस टाइम पर इन सारी चीजों को अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर के खाने को अवॉइड करें, कोशिश करें कि घर में ही बना खाना खाया जाए, अपना सादा खाना खाया जाए। अननेसेसरी बहुत ऑयली खाना खाने से हो सकता है सेहत भी खराब हो, पेट भी खराब हो, या फिर बहुत सुस्ती महसूस हो, आप अननेसेसरी कंसंट्रेट ना कर पाए। तो मेरा सजेशन यही है यार, एग्जाम के दिन, एग्जाम से पहले इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा जाए, क्योंकि उस दिन आप वो करने जा रहे हैं जो आप अपने आप से उम्मीद कर रहे थे। और जो बच्चा अपने आप से उम्मीद कर रहा है वो उम्मीद भी उतनी ही कर रहा है जितना, क्योंकि एक बच्चा अपने आप को हमसे ज्यादा जानता है। आप समझ रहे हैं, एक बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है। वो ये जानता है, कोई बच्चा झूठ बोलने के लिए बोल सकता है सर मेरी उम्मीद है कि मैं अपने मैं टॉप कर जाऊं सर, मेरी उम्मीद है कि मैं सर 100% लेके आऊं, लेकिन अंदर से वो बात जानता है कि नहीं यार मेरी तैयारी ये कहती है कि मेरा स्कोर जो है 98.8%, 98.5% के आसपास आएगा। वो बच्चा अपने आप से एक उम्मीद कर चुका है। अब सोचो अगर उस उम्मीद के बराबर भी वो रिजल्ट ना ला पाया तो उसको कितना अफसोस होगा। और वो सिर्फ तभी होगा जब वो चाहकर भी अच्छा ना कर पाया। और वो चाहकर अच्छा कब नहीं कर पाएगा? जब उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देगी। सर एग्जाम के टाइम पर न जाने कैसे सर में दर्द हो रहा था, सर एग्जाम के टाइम में न जाने ऐसा क्या हो गया, सर पेट खराब सा लग रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। यार इन सब चीजों को तो अवॉइड किया जा सकता है। आप जितना अच्छा कर सकते थे अगर आप उतना अच्छा ना कर पाए तो आपको अफसोस होगा। तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पर, आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है। आप समझने बात को। उसके बाद तो जो मेरी एक बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो यही है, ये मेरा अपना खुद का मानना है और मैं हर बच्चे से इस बात को जरूर बोलता हूं, इसे मैं खूबसूरत बात बोलता हूं। कुछ बच्चे जानते होंगे इसे खूबसूरत बात कहते हैं। ये खूबसूरत बात इसलिए है, एग्जाम जिस दिन है उस दिन भी अगर आप बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर निकल रहे हैं, दौड़ते भागते, मम्मी ने मुंह में चीनी ठूसी, जबरदस्ती दही चीनी चटाई जा रही है, लास्ट का टाइम पड़ा है, मम्मी टाइम नहीं है जल्दी करो, ऐसे में आप खुद सोचें वो इतना नालायक इंसान जिसका एग्जाम है और वो एग्जाम डे पर लेट पहुंचने की तैयारी में है, उस बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि उसने लेट किया, सर मेरे पास इतना टाइम है मैं पहुंच जाऊंगा सर, अब आधे घंटे का रास्ता है और मेरे पास 45 मिनट से सर मैं पहुंच जाऊंगा, कोई बुराई नहीं है सर इसमें, मैं मानता हूं इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप सोचें घर से बाहर निकलते ही जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं, जिस कन्वेंस को आपने ले रखा है, मान लीजिए वो खराब हो गया, आप समझ रहे बात को, मान लीजिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो रखा था, वहां भीड़ लगी हुई है, मान लीजिए रेड लाइट खराब हो गई, रेड लाइट की वजह से जाम लगा हुआ है, कुछ भी आप सोचिए, जिस बच्चे ने 15 मिनट का मार्जिन लिया था उसकी क्या हालत होगी सर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं पहुंच जाऊंगा सर, इतनी भीड़ नहीं होगी सर, मेरे रास्ते में इतनी भीड़ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि तुम नहीं पहुंच पाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन 15 मिनट का जो टाइम डिले चल रहा है उस टाइम पर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा सर, वो भड़बड़ाहट मची होगी सर, पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही होंगी सर, दिल धक 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 घबरा रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं, और इस पूरे चक्कर में सर कहीं ऐसा ना हो आप जब एग्जाम देने बैठे तो ये सारी परेशानियां उस टाइम पर आपके एग्जाम में आपको नजर आए, आपका कंसंट्रेशन उतना स्ट्रांग ना हो पाए, आप अननेसेसरी स्ट्रेस में महसूस करें अपने आप को। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। सोचो अगर यही बच्चा 1.5 घंटे पहले
अपने घर से निकली और उसको ऐसा लगे सर आगे भीड़ सी दिखाई दे रही है, अरे तो डर लग रहा होगा बेटा तुमको। नहीं नहीं सर मुझे डर नहीं लग रहा है सर, एग्जाम में सर अभी 1.5 घंटा पढ़ा हुआ है सर, भीड़ के लगी है तो लगी है सर, पैदा उतर के धीरे धीरे क्रॉस कर जाएंगे सर, उसके बाद आगे जाके टैक्सी ले लेंगे सर, आगे जाके ऑटो कर लेंगे, आगे जाके सर कैसे भी चले जाएंगे सर, मेरे पास बहुत टाइम है सर, मुझे डर नहीं लगता। अरे तुम्हें इस चीज का डर नहीं लगता कि तुम्हें एग्जामिनेशन का सेंटर नहीं मिल रहा है, तुम्हें अपनी सीट नहीं मिल रही है, तुम्हें इस चीज का डर नहीं? नहीं सर डर किस बात का सर, 1.25 घंटा पड़ा है सर, सेंटर कहीं दूर थोड़ा भाग जाएगा सर, 1.25 घंटे में तो पूरा शहर के चक्कर लग जाते हैं सर, मैं आराम से जाऊंगा सर, सेंटर ढूंढूंगा, सेंटर ढूंढने के बाद इत्मीनान से अपनी सीट को ढूंढूंगा, मान लो सीट ना मिले, अरे सर ना मिले मतलब आधा घंटा पड़ा हुआ है सर, सीट कहीं उड़ के बाहर तो ना चली जाएगी सर, आराम से ढूंढ लूंगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा पहले निकलो, लेकिन सर उस सोचिए आपने सर 45 मिनट की जगह मुझको 1.5-2 घंटे पहले घर से निकाल दिया सर, मेरा 1 घंटा बच जाता सर, उस 1 घंटे में न जाने क्या क्या पढ़ लेता। अबे जो उस 1 घंटे में पढ़ने की उम्मीद कर रहा है, आप सोचिए बच्चे को, उससे आधा घंटा पहले निकलो चाहे 45 मिनट पहले मिलो, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं। जो उस 1 घंटे में ही सब कुछ करना चाह रहा है उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके पास पूरा साल था, उस पूरे 1 साल तैयारी करने का उसके पास मौका था। अगर वो सिर्फ आखिर के 1 घंटे की तैयारी की उम्मीद कर रहा था तो ऐसे बच्चे से रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मेरा सजेशन ये है, और मैं इसको इसलिए खूबसूरत बात की कैटेगरी में डालता हूं कि घर से टाइम पर निकलने में कोई बुराई नहीं है। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास वो सारे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके थ्रू क्रिएट नहीं किए गए। अगर वो दूसरे के थ्रू क्रिएट किए गए तो आप नहीं जानते उसका क्या इलाज किया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये, कोई बात नहीं, बहुत टाइम, भाई रेड लाइट खराब हो गई, जाम लगा है, कोई बात नहीं, अरे पापा गाड़ी पंचर हो गई, कोई बात नहीं, बनवा लीजिए सर, बहुत पापा बहुत टाइम, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ऐसा करो आप बना लो, मैं आराम से ऑटो से चला जाता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सोचिए ऐसे में अगर 10 मिनट का टाइम बचा होता और ये सब चल रहा होता, तो मैं ये नहीं कहता कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे, आप तब भी टाइम पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो जो उस टाइम के बीच में जो आपके दिमाग और दिल में धक धक मची होगी, उससे पेपर पर असर जरूर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। आखिर में एक बात जरूर बोलूंगा, हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट बेटा। इस एग्जाम में मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि तुम भले ही, हमारी उम्मीद तो यही है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करो, लेकिन साथ में ये भी बोलूंगा कि अगर तुम्हारे में से कुछ बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा ना भी आया हो, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस जरूर मिल जाए ताकि अगले अटेम्प्ट में आप बैंड बजा दें। इसलिए यह एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तमाम बातों का ख्याल रखें। जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को देखा है उसको एक बार दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर देखें और उन कमियों को एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों ने इन बातों का ध्यान रखा वो जितना चाह रहा है अपने आप से वो उतना जरूर प्रोड्यूस करेगा। चलिए हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।